गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू फिलोफॉर्म। मैं रितु। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ ज्वाइन हुई और जो लोग अभी नहीं ज्वाइन हुए हैं आशा है कि वो मेरे साथ ज्वाइन हो रहे होंगे। और गुड आफ्टरनून रसन, सभी को गुड आफ्टरनून। और एक बार आप क्लियर कर देना कि मेरी वॉइस और वीडियो आप सबको क्लियर है कि नहीं है, तो फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक बार सभी क्लियर कर देना कि वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है। आशा है कि आप सभी लोग आज मेरे साथ जुड़ेंगे और जो लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनका वेलकम है फिलोफॉर्म पे। एक बार बोल देना आप सब कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है आप सब के लिए। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का। जैसे कि मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ और ये जो आपके ऑनलाइन पेपर्स हुए थे उनके क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। ठीक है, और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप क्लास में ही पूछ लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। चलिए फिर बता देते हैं कि जो हमारा फिलअप फॉर्म है इसका हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल है, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको वहीं की जानकारी के लिए है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे सी टेट और एस टेट की बैच है ये हमारे पूरे टीम मेंबर्स हैं जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी करा रहे हैं। और 3 PM पे यानी कि ऋतु मैं आपकी CDP की क्लास लेती हूँ एवरी मंडे टू सैटरडे। 3 PM पे मेरी क्लास होती है 3 PM टू 4 PM। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा तैयारी हो रहा है ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए क्लासेस हैं आपके लिए, और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं। और जो CTP का सेक्शन है ये मैं दोनों पेपर के लिए आपको करवा रही हूँ। चलिए, जो बच्चे सी टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं अभी हमारे स्कीम चल रहा है फिलअप फॉर्म का जिसपे 75% ऑफ हो रहा है। जो आप दोनों पेपर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 699 में ये पूरा पैक ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप जाके वहाँ की वेबसाइट से सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउट क्लासेस मिलेंगी, सारी चीज़ें आपकी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगी, अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज हम। MCQ आपका 20 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसका MCQ हम आज सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग जो लोग जुड़ रहे हैं उनका वेलकम है, और जो अभी नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि हम क्वेश्चंस को शुरू कर सके। तो एक बार सभी बोल देना कि ओके हैं आप सभी। क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हम आज का MCQ। सभी एक बार ओके कर देना, फिर स्टार्ट करते हैं। और अपने आप क्वेश्चंस खुद भी देखना और कितने नंबर आप सही कर पा रहे हो उसको भी बताते चलना। ठीक है, चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, विकास का सिद्धांत नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंसर करिएगा। ठीक है, विकास एकाधिकरण और एक आयामी होता है। विकास ऊपर नीचे और केंद्र से बाहर की ओर आगे बढ़ता है। विकास प्राकृतिक और पोषण दोनों से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होता है। तो आंसर करिएगा आप सभी इसके लिए। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। माही का आंसर आ गया ए।
हाँ, तो आज हम थोड़ा फ़ास्ट करेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा लेट हो जाता है और हम जो टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हो ना, आप क्लास में ही पूछ लो, मैं उसको क्लियर भी करते चलूँगी आप सभी का। ठीक है? हाँ, सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, ना कि यूनि डायमेंशनल होता है। ठीक है? तो उसको हम करेंगे। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कॉन्सेप्ट आप लोग को बिल्कुल सही है कि विकास ऊपर से नीचे की के होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये दोनों भी सही है। और प्राकृतिक यानी आनुवांशिकता और वातावरण से दोनों से प्रभावित होता है और जो विकास हमारा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में भी होता है। जो विकास क्या होता है वो एक आयामी नहीं होता है, विकास हमारा बहुआयामी होता है। गुड आफ्टरनून ज़ारीन माही, आपको गुड आफ्टरनून। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आपके हैं ये डेवलपमेंट से जो फर्स्ट क्वेश्चन आया ये बहुत बार पूछे गए हैं, बस ऑप्शंस आपको चेंज मिलेंगे हर बार। इस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी तक आप लोगों में 5-6 क्वेश्चन मैंने हर पेपर में आपको ऐसे कराए हैं। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए उस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम चढ़ते हैं कि शीर्षगामी सिद्धांत किस क्षेत्र में लागू होता है। ठीक है, जो सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है वो किस पर लागू होता है, गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिएगा सभी आप कि जो शीर्षगामी बोलते हैं या मस्तोद्मुखी सिद्धांत जो बोलते हैं वो किस क्षेत्र पे लागू होता है। माई का आंसर आ गया है, सेकंड का ए बिल्कुल सही है। जो हमारा इस शीर्षगामी सिद्धांत क्या है, हमारे शारीरिक विकास को बता रहा है, वृद्धि को बता रहा है। तो ये क्या होता है, हमारे शरीर की गतिविधियों को ही बताएगा कि हमारा हाथ पैर किस तरह से बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जिस चीज की बात कही गई है वो कही गई है मोटर डेवलपमेंट यानी कि गामक विकास को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इज अ सेंसिटिव पीरियड प्रिटेंडिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है, कौन सी वो अवधि है। हाँ स्वाति साहिन, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं कि भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है, कौन सी अवधि है वो। प्रसव पूर्व अवधि है, प्री नेटल पीरियड है, प्रारंभिक बचपन की अवधि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, मिडिल चाइल्डहुड यानी मध्य बचपन या मध्य बाल्यावस्था बोलते हैं, या एडोलसेंस है या किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिएगा। माही का आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही आंसर है कि जो भाषा विकास होता है जो हम कहते हैं प्रारंभिक या अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 वर्ष मानी जाती है, उसमें बच्चे क्या होते हैं, भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है और ये इनके लिए बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। हाँ रोशनी शाहीन, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ राम परवेश, स्वाति, हाँ सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए हैं, मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है, ये 2020 में भी आया है, 19 में भी आया है और ये आपके जो ऑनलाइन पेपर्स हुए थे उसमें भी ये कई बार रिपीट हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि परिवार के भीतर तब होता है जब बच्चे पहली बार अपनी व्यक्तिगत पहचान सीखते हैं, भाषा प्राप्त करते हैं और प्रारंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। अकर्स विद इन अ फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक्योर लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट इंटिल कॉग्निटिव स्किल्स। है ना, परिवार के अंदर क्या बच्चे सीखते हैं, पहली बार जो सीखते हैं व्यक्तिगत पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे कौन है, भाषा का ज्ञान होता है उन्हें, प्रारंभिक संज्ञानात्मक कौशल जो विकसित होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन या लेटेंट सोशलाइजेशन या एक्टिव सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का करेगा कि प्राथमिक सामाजिकरण, माध्यमिक या द्वितीयक सामाजिकरण, अव्यक्त सामाजिकरण या सक्रिय सामाजिकरण। जो परिवार के भीतर या परिवार के अंदर होता है बच्चे का विकास, वो कौन सा सामाजिकरण होता है।
शाहीन का आंसर आ गया 4 का ए, बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट बच्चों का सामाजिकरण होता है, जो बच्चे सीखते हैं, जो सबसे पहला उनका स्कूल होता है, वो क्या होता है? उनकी फैमिली होती है। ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि प्राथमिक सामाजिकरण, उसको हम बोलेंगे जो बच्चे को अपने परिवार के माध्यम से मिलता है, वो हमारा प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे और कोहलबर्ग और वाइगॉट्स्की, ये तीनों तो आपके पेपर में आने ही आने हैं, तो इनके थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ना और समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार समाज के प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य को लेने पर आधारित नैतिक सोच किस स्तर पर है, यानी कि जो बच्चा समाज के संदर्भ में चीज़ों को समझता है, जानता है और उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करने लगता है, तो ये कोहलबर्ग के किस इस लेवल में आता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक चरण या देर से पारंपरिक। ठीक है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या लेट कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिएगा। कोहलबर्ग जी का आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है ना? तो उनके सिद्धांत में उन्होंने 3 स्तर बताए थे और तीनों स्तर में उन्होंने 6 स्टेजेस दिए थे, यानी हर स्तर में 2 स्टेजेस दिए थे। ठीक है? तो 2 स्टेजेस में जो पहला हमारा था पूर्व पारंपरिक यानी प्री कन्वेंशनल, उसमें एक दंड, ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट, यानी बच्चा जो भी करता है वो दंड से बचने के लिए या दूसरों को देखकर वो चीज़ों को सही और गलत को निर्णय करता है। एक तरह से वो दंड से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करता है। दूसरी इसी में स्टेज आती है टिक फॉर टैग, जैसे को तैसा, जो बोलते हैं कि तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं भी तुम्हारी पेंसिल तोड़ूँगा, मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे इसके बदले कुछ मिलना चाहिए। ऐसी एक्सपेक्टेशन बच्चे करते हैं। ये जो एज होता है 4 टू 10 ईयर होता है। ठीक है? दूसरा हमारा कन्वेंशनल आ गया। इसमें बच्चे क्या होते हैं, समाज से जो भी मापदंड नियम बनाए तो उनको समझने लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर करते हैं। गुड बॉय का वो जो होता है कि दूसरों के एक्सपेक्टेशन पर अच्छा बनने के लिए करते हैं। थर्ड जो हमारा होता है कि वो समाज के परिप्रेक्ष्य को भी समझते हैं और अपना संदर्भ देने लगते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? पारंपरिक, यानी कि कन्वेंशनल, यानी समाज के प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य को लेने लगता है और उसके आधार पे वो कार्य को करने लगता है। ठीक है? हाँ, आप माही, राम परवेश, हीना, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। लखन, जरीन ने ए दिया है और शाहीन ने, ये एक पूर्व पारंपरिक अवस्था नहीं होगी, ये पारंपरिक अवस्था होगी। ठीक है? जो 10 से 13 वर्ष की होती है। ठीक? चलिए, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताते चल रही हूँ ताकि आपको किसी जो बच्चे नए हैं या जो आंसर गलत भी दे रहे हैं तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इसको क्लियर करते चल रही हूँ। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि पियाजे जो बात बोलते हैं कि पियाजे के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान के मौजूदा यानी जो मौजूदा ज्ञान है उसमें नई जानकारी लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एकोमोडेशन, सोशलाइजेशन, एसिमिलेशन या ऑर्गेनाइजेशन। यानी पियाजे के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान के मौजूदा शरीर में नई जानकारियों को लेने को क्या बोला जाता है? समायोजन, सामाजिकरण, आत्मसातकरण या संगठन। सुमन, हेलो सुमन जी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिएगा कि पियागेटियन परिप्रेक्ष्य में ज्ञान के मौजूदा जो ज्ञान है उसके दिमाग में नई जानकारियों की लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी जो स्कीमा उसका है डब्ल्यू, उसमें नई स्कीमा को हम डालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? समायोजन बोलेंगे, सामाजिकरण बोलेंगे, आत्मसातकरण बोलेंगे या संगठन बोलेंगे? सभी का आंसर ए आ रहा है। तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी कि अकोमोडेशन क्या होता है, जब हमारी जो स्कीमा डेवलप हो गई और जो हमने नई स्कीमा को अपने उसमें देखा, दोनों को जब मिला दिया और जब वो उसमें फिट नहीं बैठता है, तो हमने उसका सुधार कर दिया। जो हम सुधार करते हैं, वो क्या होता है? हमारा समायोजन होता है, अकोमोडेशन होता है।
ठीक है? तो ये बात बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोला कि हमारा जो एक ज्ञान है उसमें हमने एक और नई जानकारी को शामिल कर लिया, तो ये क्या होगा? एसिमिलेशन होगा। यानी कि जैसे किसी बच्चे ने एक डॉग को देखा, तो उसकी माँ ने उसको बोला कि ये डॉग है, वहाँ पे उसका स्कीमा डेवलप हो गया कि ये डॉग है, इसके 4 लेग्स हैं, ठीक है? फिर उसने उसी दूसरे में देखा एक दूसरे काऊ को देख लिया, उसको भी उसने डॉग ही बोला। बट ये क्या हो गया कि उसने 2 स्कीमास को एक साथ क्या किया? एसिमिलेशन, यानी एक जानकारी से दूसरी जानकारी को रिलेट किया, वो हमारा हो गया एसिमिलेशन। ठीक है? यानी नई जानकारी को हमने शामिल किया। लेकिन जो हमने शामिल किया वो उसमें फिट नहीं बैठा, उसने उसे भी डॉग बुलाया, तो उसकी मदर हो या कोई भी उससे बड़ा, उसको उसने समझाया कि नहीं, ये डॉग नहीं, ये काऊ है, यानी जो इसके भी 4 लेग्स और इस तरह से दिखते हैं, सभी जो जानवर होते हैं वो डॉग्स नहीं होते, सबकी अलग-अलग प्रजाति होती है। वो हमारा हो गया कि हमने अपने स्कीमा जो डेवलप हुआ और नई स्कीमा को एक साथ जब रिलेट किया और उसमें जो सामंजस्य हुआ वो नहीं बना, तो हमने क्या किया? अल्टरिंग कर लिया और फिर से हमने अपना नया स्कीमा डेवलप कर लिया, वो हमारा हो गया समायोजन, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा कि हमने एक जानकारी को दूसरी जानकारी में जोड़ा है, तो ये क्या हो गया? एसिमिलेशन हो गया। क्लियर है? नई जानकारियों को लेने की प्रक्रिया, यानी जो भी हमारा स्कीमा है उसमें हम नई-नई जानकारियों को अंदर ले रहे हैं, समाहित कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर है सभी को आंसर? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 में कि एकोमोडेशन और एसिमिलेशन क्या है? ठीक है? एकोमोडेशन यानी जो हमारी स्कीमा डेवलप हो गई, उसमें हमने अल्टरिंग किया, अल्टरिंग करने के बाद हमने जो सही स्कीमा है उसको डेवलप किया और फिर हमारा संशोधन जो हुआ वो क्या हो गया? समायोजन हो गया और इन दोनों को संतुलन बनाना ही हमारा क्या कहलाता है? आपका साम्य कहलाता है, ठीक है? चलिए, सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मीना ने शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और समझने लगी कि शब्द वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जो भी वस्तु है हम उसको किसके माध्यम से बोल सकते हैं? अपने भाषा के द्वारा शब्दों के माध्यम से उसको बोल सकते हैं। वह तार्किक रूप से तर्क करना भी शुरू कर रही है, अभी स्टार्ट कर रही है चीजों को हाँ ना में समझना। हालांकि वो संरक्षण कंजर्वेशन जो होता है उसको नहीं कर पाती है, तो जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक का कौन सा चरण विकास है मीना में? तो ऐसा इसको किस एज में बोलेंगे? प्री ऑपरेशनल, औपचारिक परिचालन, या कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, या संवेदीय गामक, या कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है? प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक परिसंचलन और संवेदी सेंसरी जो होता है वो संवेदी होता है। और फोर्थ हमारा है कॉन्क्रीट परिचालन यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो प्याजे जी ने स्टेजेस बांटे हैं वो क्या? 4 स्टेजेस बांटे हैं। जो पहला हमारा है सेंसरी मोटर है, सेकंड हमारा प्री ऑपरेशनल है, तीसरा हमारा कॉन्क्रीट है और फोर्थ हमारा जो है वो कौन सा है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसका आंसर करिएगा सभी। 7 का डी बोल रही हूँ। ठीक है, जहाँ पे कंजर्वेशन अगर बच्चे को समझ में आ जाता है कि वो चीज़ों का वर्गीकरण करना सीख जाता है, सही रूप से जो भी चीज़ें उसके सामने मूर्त रूप से प्रेज़ेंट होती हैं, उस पे वो तर्क-वितर्क कर सकता है। यानी जो मल्टीप्लाई हमने दिया, जो भी उसको सामने प्रेज़ेंट किया, उसने उसको करना शुरू कर दिया, या हम एबेकस देते हैं, उसके आधार पे बच्चे उसको अलग करने लगते हैं, कलर्स को डिफ़ाइन करने लगते हैं। एक कलर्स वाले जो पिक्चर है या बॉक्स है उनको एक तरफ रखने लगते हैं, डिफरेंट शेप्स को समझने लगते हैं। तो वो क्या होता है? वर्गीकरण, यानी कि संरक्षण बच्चों में आ गया, कंजर्वेशन आ गया। और बच्चों को बड़े ग्लास और छोटे ग्लास का अंतर पता चल जाता है कि ग्लास का साइज बदल गया लेकिन क्वांटिटी जो दोनों में सेम रखा गया, वो होता है हमारा कंजर्वेशन। तो वो हमारा आता है किसमें? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और यहाँ पे बात कही जा रही है कि मीना ने शब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया, यानी कि वो किस स्टेज में है?
प्री ऑपरेशनल स्टेज में यानी 2 से 7 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें बच्चा क्या करता है, भाषा का प्रयोग करने लगता है। और जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है उसमें बच्चा क्या करता है, इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, प्रतीकों के माध्यम से सीखता है, शब्दों का प्रयोग नहीं करता। प्रतीकों के माध्यम से ऑब्जेक्ट्स को जो देखता है उसको समझता है, उसको जानता है, जो उसके सामने होता है उसको देखता है, उसी से पे रिप्लाई करता है। बट जब 2 से 7 वर्ष यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा आता है तो वो क्या करता है, शब्दों के माध्यम से चीज़ों को व्यक्त करने लगता है, उसका प्रतिनिधित्व करने लगता है। और एंड ऑफ द एज ये जो स्टेज होती है उसमें क्या करता है, थोड़ा बहुत तर्क वितर्क भी करने लगता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि हालांकि वो कंजर्वेशन को नहीं समझ पा रही, यानी कि डिफरेंट शेप्स को नहीं समझ पा रही है, वर्गीकरण नहीं समझ पा रही है, रिवर्स काउंटिंग नहीं कर पाएगी, फॉरवर्ड कर लेती है पर रिवर्स आपके प्री ऑपरेशनल में नहीं कर पाती है। ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये विशेषताएं होती हैं हर स्टेज की। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि जो विशेषताएं आपकी पूछी जा रही हैं वो किस स्टेज की पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर यानी कंजर्वेशन उसके में नहीं आया है, और जो तर्क है वो अभी सीख रही है, अभी स्टार्ट हुआ है, ना कि पूरा हो चुका है। तो ये हमारा जो स्टेज होगा वो क्या होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो 7th का जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा। शाहीन ने बोला ए, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नहीं होगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में हमेशा कंजर्वेशन बच्चे को आ जाएगा, जो भी चीजें उसके मूर्त रूप से दिखाई देंगी, यानी जो चीजें उनके सामने प्रेजेंट है उसके वो देखकर आराम से उसके बारे में अपना एक डिसीजन दे सकता है, उस पर तर्क वितर्क कर सकता है। क्लियर है सभी को? और ऑपरेशनल स्टेज में वो अमूर्त चीजें यानी कि जो चीजें उनके सामने प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में भी वो तर्क वितर्क कर सकता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समीपस्थ विकास क्षेत्र, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया था समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा? किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? जोरोम ब्रूनर, डेविस ऑसुबेल, रॉबर्ट एन गगन, लेव वाइगॉट्स्की। इजी है, सभी आंसर कर सकते हैं। तो फटाफट बताइए आप सभी, 8th का कौन सा आंसर सही होगा? हाँ मीला कुमारी, आपका भी आंसर सही है, 7th का ए होगा। 8th का सभी करिएगा। माही ने आंसर किया है डी, बिल्कुल सही है। जहां भी समीपस्थ विकास क्षेत्र का यानी कि जेडपीडी की बात हो रही हो वो लेव वाइगॉट्स्की जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ जरीन, हाँ बिल्कुल सही। आप सभी को ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही सबका आंसर आ रहा है कि इसका जो होगा 4th होगा यानी कि डी होगा। करेक्ट है आप सभी का आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा कथन लेव वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के मौलिक सिद्धांत को सही ढंग से बताता है? ठीक है, सीखना एक अनचेतन प्रक्रिया है, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, लर्निंग इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, सीखना अनुवांशिक रूप से क्रमोदेशित है, सीखना एक असतत प्रक्रिया है जो 4 चरणों में होती है, लेव वाइगॉट्स्की जी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी आंसर करिएगा। Which statement correctly lay out of the fundamental principle of Lev-Vygotsky theory? Learning is an unconscious process. Learning is a social activity. Learning is a genetical programmed. Learning is a discontinuity process occur in a 4 stages. शाहीन का बोल रही है, हाँ बी है। सभी आंसर करते जाइए। हाँ बिल्कुल सही है कि एक आपका जो कहेंगे अनकॉन्शियस नहीं है, सीखना आनुवांशिक रूप से क्रमोदेशित भी है, सीखना एक असतत प्रक्रिया है। ये जो 4 चरणों की बात कही गई है वो किसने दिया है? प्याजे जी ने दिया है। ये प्याजे जी के आधार पर है, ना कि वाइगॉट्स्की के। तो वाइगॉट्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सिद्धांत दिया गया है। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है।
ठीक है। अनकॉन्शियस की बात नहीं करी गई है। ठीक है। शालिनी, फर्स्ट नहीं होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड होगा कि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, कि हम अपने समाज में रह के उन चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जो वाइगोत्स्की जी का थ्योरी है उसके बेसिस पर। ठीक है। और सीखना एक असतत प्रक्रिया है जो 4 चरणों में होती है। ये किसने दिया है? ये हमारे जीन पियाजे जी ने दिया है। ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत पूछ लीजिए, तो मैं क्लास में ही आपको बता दूंगी। ठीक है। हाँ, सभी का आंसर सही आ रहा है। शालिनी ने 1 बताया था तो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है। और जितने लोग भी मेंबर जुड़े हैं सभी आंसर करिए, सही हो या गलत हो, करके ही सीखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी आंसर करिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सभी आंसर कर रहे हैं और सभी जो चीज़ें समझ में नहीं आ रहा मैं उसको क्लियर भी करते चलूंगी आप सबके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? नियमित व्यक्तिगत प्रतियोगिता कराना, मौखिक दंड का उपयोग करना, एक समान कठोर संरचित पाठ्यक्रम, केवल सीखने के मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना है। तो प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में बात कही गई जहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही जा रही है, यानी कि जो प्रोग्रेसिव आपका क्लासरूम है वहाँ पे हमें क्या करना है, हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हुए हमें उस क्लास को चलाना है, बच्चे को हमें सेंटर में रखना है, बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो व्यक्तिगत प्रतियोगिता तो बिल्कुल नहीं करानी है, बच्चों में प्रतिस्पर्धा नहीं करानी है, हमें मौखिक दंड का भी उपयोग नहीं करना है, दंड को बिल्कुल अवॉइड करना है। हम उन्हें कई तरीकों से भी चीज़ों को सिखा सकते हैं। ठीक है। और एक समान कठोर संरचित पाठ्यक्रम, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस है तो इसलिए हम सबको एक समान कठोर संरचना को भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो सीखने का केवल मूल्यांकन नहीं करना, सीखने के लिए मूल्यांकन करना, यानी कि जो भी बच्चा लर्न कर रहा है उसका उसी समय सुधार करके उपचारात्मक दृष्टि अपनाते हुए बच्चे पर ध्यान केंद्रित करके हमें उन्हें शिक्षा प्रोवाइड करानी है, ताकि हर बच्चे का जो सीखना हो वो सफल हो सके एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। ठीक है। लखन जो बोल रहे हैं एमडी फरहान, इन लोगों ने डी बोला है, जरीन ने भी डी आंसर दिया है, शाहीन ने डी। हाँ, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। माही ने भी डी बताया है। मीला कुमारी, हाँ आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका स्वाति गुंजन जो आप बोल रही हैं ए नहीं होगा। नियमित व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं, हमें तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा करानी ही नहीं है कि हर बच्चे को इंडिविजुअल हम कोई प्रतियोगिता कराएं। अगर हम कोई प्रतियोगिता कराते हैं तो समूह में कराएंगे, ना कि किसी एक बच्चे में कराएंगे। ठीक है। और मौखिक दंड, दंड की बात जो हमारी शिक्षा में बात कही गई कि बच्चों को दंड से नहीं, हर तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए हमें उनको उसकी प्रॉब्लम को फेस करना, समझना है। ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि सीखने के लिए मूल्यांकन नहीं, सीखने के लिए मूल्यांकन करना। केवल जो बच्चा सीख रहा है केवल हम उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, उसके गलतियों को सुधारेंगे, उसका उपचार करेंगे, उसकी परेशानियों का कारण भी समझेंगे और उसको देखते हुए हम उसका मूल्यांकन करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ लीजिए। अगर मैं पूछ रही हूँ कोई क्लियर है तो आप एक बार सब बोल भी देंगे कि हाँ क्लियर है, तो मुझे और अच्छा लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संज्ञानात्मक विकास एक में प्रतीकात्मक भाषा विकास से पहले होता है? बच्चे में जो प्रतीकात्मक विकास होता है वो भाषा से पहले होता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग बोला गया है? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक विकास के एरिक्सन का सिद्धांत या बंडूरा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत? क्वेश्चन 11 का सभी आंसर करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट थ्योरी एडवोकेट दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड?
ये प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वाइगॉट्स्की की है या एरिक्सन की है या बैंडुरा की सामाजिक शिक्षण सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 का करिएगा कि जो बात बोली गई कि प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक बच्चे जो सीखते हैं, भाषा का विकास पहले होता है, यानी बच्चों में भाषा आती है फिर उसके बाद वो विचार व्यक्त करते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग बोला गया है? भावेश तिवारी बोल रहे हैं 11 का 3, स्वाति गुंजन 11 का ए। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि प्याजे ने जो दिया है संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, प्रतीकात्मक, यानी बच्चों के सामने जो वस्तु पहले प्रतीक के माध्यम से दिखेगी फिर वो उसमें भाषा का प्रयोग करने लगेंगे, यानी सबसे पहले भाषा आती है फिर बच्चे विचार को व्यक्त करते हैं। तो ये जो दी गई है वो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में दी गई है कि बच्चे पहले भाषा का विकास होता है फिर उनके विचार आती है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे संज्ञानात्मक भी दे दिया, तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्याजे जी ने ही दिया है और इन्होंने क्या बोला कि प्रतीकात्मक भाषा विकास से पहले होता है। ठीक है, पहले बच्चे सिंबॉलिक सीखते हैं, जो सेंसरी मोटर एज में होते हैं बच्चे प्रतीक के माध्यम से सीखते हैं, लेकिन जहाँ वो 2 से 7 ईयर में होते हैं वो उन चीज़ों को भाषा के रूप में प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जरीन में, हाँ, आंसर सही है आपका, ज्योति यादव, गुड आफ्टरनून। और जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अगर मेरा सेशन अच्छा लगता है तो आप क्लास को लाइक भी कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें ये टोटल आपके ऊपर होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी कि सभी टाइम से हों क्योंकि क्वेश्चन आपके पीछे छूट जाएंगे। हालांकि आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन से जुड़े रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, तो सभी टाइम से जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सभी इस टाइम से जुड़ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि ये भी मैं बहुत ढूंढ के बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए लाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे, हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सके और आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोगों के लिए, ऐसी आशा करती हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर हो जाए। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग रूढ़ियों को संबोधित करने के लिए कक्षा में एक शिक्षक द्वारा अपनाया गया एक प्रभावी अभ्यास नहीं है? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, लैंगिक भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरणों का उपयोग करना जो लड़कों और लड़कियों को गैर अनुरूपतावादी भूमिकाओं में दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का करिएगा कि जो लिंग रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए कि ये रूढ़िवादिता क्लासरूम में नहीं होनी चाहिए, ऐसे में शिक्षक के द्वारा कौन सा अपनाया गया एक जो प्रभाव है वो क्लासरूम में नहीं करना चाहिए, प्रभावी अभ्यास नहीं है। ठीक है, आंसर को ध्यान से दीजिएगा कि इसमें अभ्यास नहीं करना चाहिए, यानी लिंग रूढ़िवादिता को हमें क्लासरूम में बढ़ावा नहीं देना है। तो उसके लिए हमें क्या शिक्षक द्वारा क्या अपनाना नहीं चाहिए क्लासरूम में? हाँ, लखन जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि 12 का बी, शाहीन ने भी आंसर किया है 12 का बी। जरीन, हाँ, बी होगा ना कि डी होगा, यानी कि कक्षा में जो लड़के लड़कियों को अलग अलग बैठाना ये हमारे जेंडर पक्षपात होगी, यानी कि लैंगिक भेदभाव हम कर रहे हैं क्लासरूम में, ये शिक्षक द्वारा करना एक प्रभावी अभ्यास नहीं होगा। हम जेंडर पक्षपात की चुनौती देना, यानी बच्चों में आपस में उस चीज पे क्या कर सकते हैं, वाद विवाद बात करा सकते हैं, लैंगिक भेदभाव पे चर्चा कर सकते हैं, ऐसे उदाहरण करना जिसमें लड़का लड़कियों को प्रेजेंट करे, लड़की लड़कों को प्रेजेंट करे, यानी गैर अनुरूपतावादी भूमिकाओं को दिखाए। तो इससे क्या होगा, जो जेंडर आपका है बायस होना, ये चीजें कम होंगी। लेकिन अगर हम लड़का और लड़कियों को अलग अलग बैठाएंगे तो वहां पर हम पक्षपात करते हैं। तो जो सही तरीका नहीं होगा क्लासरूम में, तो वो यही होगा कि कक्षा में लड़के लड़कियों को हमें अलग नहीं बैठाना है, हमें क्या करना, सबको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, चलिए, क्लियर है आप सभी को? हाँ, सही आ रहा है आपका आंसर, माही, महबूब, लखन,
अंजू मेरी डी बोल रही हैं, अजय रावत जो बोल रहे हैं डी। डी नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, ऐसे उदाहरणों का उपयोग करना, यानी ऐसे लोगों को करना जो लड़के और लड़कियों की गैर अनुपाती है, लड़कियां होकर भी उन्होंने लड़कों जैसे कार्य किए, और लड़के ऐसे भी हैं जो लड़कियों की तरह कार्य कर सकते हैं। ये हमारा होता है गैर अनुरूपतावादी भूमिकाओं को दिखाना, यानी हम ऐसे रोल मॉडल को बता सके जहां पर लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं होता। तो ये क्लासरूम में हम करते हैं कि ये जेंडर पक्षपात नहीं है। ठीक है। डी नहीं होगा, सही जवाब जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, टू होगा। प्रभावी अभ्यास नहीं है, जो हमें क्लासरूम में टीचर को नहीं करना है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो जो वो होगा वो हमारा नहीं पूछा है, तो जो गलत है वही सही आंसर होगा कि हमें टीचर के द्वारा क्या करना है, लड़के लड़कियों को अलग नहीं बैठाना है, हमें सबको साथ में लेकर चलना है। ठीक है। शमशीर आलम जो आप बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं कि जवाब डी सही नहीं होगा। ऐसे उदाहरणों का उपयोग करना, यानी लड़के और लड़कियों को गैर अनुमान, यानी दोनों जिस लिंग में है उसके अपोजिट उनकी भूमिकाओं को दिखाना कि ये लोग भी इस कार्य को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण हमें प्रेजेंट करने चाहिए कि लड़के किसी क्षेत्र में भी नहीं कम है, ना ही लड़कियां किसी क्षेत्र में कम है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कि नहीं करना चाहिए। तो जो निगेटिव आंसर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको मैंने 2 स्लाइड्स में लिया है। ठीक है, तो जो इंग्लिश में समझते हैं उनके लिए भी है, और जो हिंदी में समझते हैं उनके लिए भी है। ठीक है। पारो हेल्प्स हर फादर in her carpentry shop, where she successfully measure wooden blocks using techniques taught by her father. She is recently admitted to a public school under EWS scheme, where she is unable to cope up with the academic demands, especially in this situation. The teacher should, वहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, पारो अपने पिता को उनकी बढ़ईगिरी की दुकान में मदद करती है। ठीक है, जहाँ वह अपने पिता द्वारा सिखाई गई नई तकनीकों का उपयोग करके लकड़ी के ब्लॉक ये सफलतापूर्वक मापती है। जो वो अपने फादर से जो चीजें सीख कर आई उसके अकॉर्डिंग वो करती है। हाल ही में उसका एक स्कूल में एडमिशन हो जाता है, जहाँ पर वो क्या होता है, उसे अकादमिक मांगों का सामना करना पड़ता है। उसमें वो समर्थ नहीं होते, यानी जो वहाँ पर उसको मैथ्स जो पढ़ाया था उसमें वो उतने सक्षम नहीं हो पा रही है। तो वहाँ पर उस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, पारो को बता दे कि उसमें पढ़ाई करने की क्षमता नहीं है, परीक्षण दे और बार-बार ड्रिल और अभ्यास को प्रोत्साहित करे। ड्रिल यानी कि वेधन करना, किसी चीज को बार-बार याद कराना, उसको कहते हैं ना घुट्टी पिला देना कि तुम यही चीज करो, इसी चीज को वो ड्रिलिंग बोल रहे हैं। अभ्यास को प्रोत्साहित करना, पारो के लिए पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को संदर्भित करे जो स्कूल से बाहर प्राप्त अपने गणितीय अनुभव को एकत्रित करता है। ठीक है, तो ये बात राइट लग रही है हमें, इसलिए लग रही है क्योंकि हमने जो चीजें वो बाहर से सीख के आई है उसके अकॉर्डिंग उसको लेते हुए इसे क्लास में उसको समझाना है, उसको उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस के आधार पे उसको जो उसकी प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ उसको कैटेगराइज करके उसको जोड़कर हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पारो से घर पर प्राप्त ज्ञान को स्कूल में प्राप्त ज्ञान से अलग रखने के लिए कहा जाए। हाँ, तो आप लोग ये पेडागोलॉजिकल सेक्शन है आपका, कि पेडागोजी में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये इस तरह से ही आपके पूछे जाएंगे। तो जो उसने बाहर से ज्ञान प्राप्त किया, अगर उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो हम उसके बाहरी ज्ञान को जोड़कर उस चीज को, सामग्री को सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, आप लोग बात को समझ गए। ठीक है, चलिए फिर। जैसे आप लोगों को अक्सर रहता है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, आप लोग को पेडागोजी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, बस थोड़ी सा ध्यान देने की जरूरत है, आप इसको बिना मेहनत के बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। तो आपको याद नहीं करना है, चीजों को समझना है। जो चीज समझी जाएंगी वो हमेशा आपके दिमाग में रहेंगी और उसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझ के, प्रश्नों को पढ़ के समझ के उसका आंसर करते रहिए आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14 की तरफ, कि ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता किस प्रकार की बुद्धि की विशेषता है। विकल्प जो दिए गए हैं, पारस्परिक, अंतर्व्यक्तित्व, भाषाई या स्थानिक।
तो आपके हार्वर्ड गार्डनर जी जो हैं वो जो बात बहुबुद्धि का सिद्धांत जो उन्होंने दिया, उन्होंने बुद्धि के कई चीजों में बांटा, यानी जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, कई तरीकों से सीखते हैं। उनके में जो एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती, उनमें कई चीज़ों की विशेषताएँ होती हैं और हर एक क्षेत्र में हर एक बच्चा अलग-अलग तरीके से होता है। कोई बच्चा 2 से 3 चीज़ों में भी बहुत अच्छा हो सकता है। स्पेशली हम कहें कि मैथ वाला बच्चा केवल मैथ में ही अच्छा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उन्होंने जो बुद्धि के प्रकार बताए वो 8 प्रकार के बताए थे। वहीं से ये आपका प्रश्न पूछा गया है कि सेंसिटिविटी टू द साउंड, रिदम एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड कैरेक्टराइज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ये बुद्धिमत्ता के किस सिद्धांत पर है। 14 का आंसर आप बी कर रहे हैं। तो जहाँ पे ध्वनि की बात हो रही है, जहाँ हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उसके प्रति हम संवेदनशील हैं, यानी हम जो बोल रहे हैं उसके प्रति हम पूरी तरह से सतर्क हैं कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। यानी जो हमारा शब्दों और भाषा पे जो कंट्रोल है, वो बहुत अच्छा है। जैसा कि आप सभी देखते होंगे कि बहुत लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, उसका जो बोलने का स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है। जैसे वकील हो गया, आपके रीडर हो गए, राइटर भी होते हैं, और जो आपके नेता होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, भाषाई कौशल में बहुत अच्छे होते हैं, जिनका जो भाषा का प्रवाह होता है बहुत अच्छा होता है। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल आपकी बातों से ही आपको इम्प्रेस कर लेते हैं, मोह लेते हैं, आपको उनकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि आप उनको बार बार सुनना पसंद करते हैं। तो शालिनी जो आंसर कर रही हैं बिल्कुल सही है कि जहाँ पे हम अपने शब्दों को, भाषाओं को, हर चीज़ों को बोलने में बहुत संवेदनशील है। हम जानते हैं कि कौन से वर्ड कहाँ बोलने हैं और कैसे बोलने हैं और किस तरह से हमें सबको प्रभावित करना है। तो वहाँ पे हमारा कौन-सा बुद्धि का प्रयोग हुआ? भाषाई कौशल का, है ना? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? भाषाई कौशल। अंतःव्यक्तित्व जो होंगे, एक होते हैं इंटरपर्सनल, एक होते हैं इंट्रापर्सनल, यानी अंतःव्यक्तित्व और अंतर्व्यक्तित्व। अंतःव्यक्तित्व कौन से होते हैं? जो दूसरों की भावना और संवेदनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और अंतःव्यक्तित्व पर्सन क्या होते हैं? जो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना? जैसे कवि हो गए, आपके पोएट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? अपनी फीलिंग्स को कविताओं के माध्यम से बोलते हैं, अपने डिजायर्स को समझते हैं। और भी बहुत लोग होते हैं जो दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जैसे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी हो जाते हैं और भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो दूसरे की भाषा और चीज़ों को समझने में बहुत अच्छा उनको ज्ञान होता है। क्लियर है सभी को? हाँ, अभी आप सभी का आंसर सही आ रहा है, 14 का सी। ठीक है? स्थानिक में कौन आएंगे? स्थानिक में हमारे मूर्तिकार आएंगे, हमारे आर्किटेक्ट आएंगे, जो स्थान को सही रूप से अपने दिमाग में कहेंगे, वो उसका कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, चित्रित कर लेते हैं और उसको एक आकृति और एक रूप देने में सक्षम होते हैं। तो वो हमारे स्थानिक में आते हैं। क्लियर है सभी को? हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा भाषाई कौशल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन के किन तरीकों को प्राथमिकता दी जाएगी? जबकि आपकी रचनावादी कक्षा की बात कही जा रही है, तो वहां पर हम किस तरह के मूल्यांकन के तरीकों को अपनाएंगे? सहयोगात्मक परियोजना, एक शब्द में उत्तर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देना, मानकीकृत परीक्षण करना, केवल रिकॉल के आधार पर टेस्ट करना। इंजीनियर जो होंगे आपके यांत्रिकी चीजों में होंगे, हम उनको किस चीज में बोलेंगे? इंजीनियर, हाँ, जो आपके स्पेशल चीजों को देखकर वो करने। इंजीनियर भी तो कई तरीके के होते हैं, कोई आपके मशीनरी होते हैं, कोई आपके आर्किटेक्ट होते हैं। हर तरह के इंजीनियर्स अलग अलग होते हैं, किसी की मैथ कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है ना? तो अभियंता जो होंगे वो आपके अलग अलग कैटेगरीज के भी होते हैं। तो स्पेशलिटी जो स्थान और भाषा को, चीजों को देख के बहुत अच्छी तरीके से उसका ऑब्जर्व करे, उसको अपने दिमाग में फिट कर सके और उसके लिए एक दिशा जो होता है ना,
स्पेस को जगह को सही इस्तेमाल करना। ठीक है माही? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का करिएगा कि सामाजिक रचनावादी कक्षा की बात हो रही है, तो मूल्यांकन के किन तरीकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? यानी कि जहाँ पे समाज के लिए सबको समूह में रह के कार्य करने की बात हो रही है कि सब समूह में रह के कार्य कर सके, उसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हाँ, जरीन बोल रही हैं ए, ज्योति यादव, आप लोग का भावेश तिवारी। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का कि जो होगा हमारा क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कोलैबोरेट करके समूह में रह के हम कार्य, जहाँ पे सामाजिक यानी सभी लोगों को समूह में रह के बात की जा रही है। हम समूह के द्वारा सदस्य को क्लासरूम में भी हमें किसी बच्चे को किसी एक पर्सनल स्टूडेंट को नहीं देखना है, हमें हर बच्चे को देखना है। तो उनमें हमें सामाजिक सामूहिकता लाने के लिए क्या करना है, उन्हें जो भी कार्य हम करेंगे साथ में लाके करेंगे। जैसे हमने किसी बच्चे को बोल दिया कि बाहर जाके देखिए कि वाटर का वेस्टेज कहाँ पे हो रहा है और इसको हम कंज्यूम कैसे कर सकते हैं। तो ये कोई एक बच्चा नहीं, एक ग्रुप में ले जाके बच्चों को हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे। हर बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे और एक कंक्लूजन निकालेंगे कि वाटर वेस्टेज क्यों हो रहा है और हम इसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं। तो ये हमारा एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हम समूह में ऐसे प्रोजेक्ट्स कराएंगे वो चीज़ें हमारे सामाजिक रचनावादी मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छी होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सतत और व्यापक मूल्यांकन में, इस पे मैंने टिक नहीं किया तो ये आपको बता देती हूँ टिक करके भी, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सहयोगात्मक परियोजना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत पहलू का तात्पर्य क्या है? यानी जो सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, उसका तात्पर्य क्या है? शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चों को निरंतर अवलोकन और समर्थन विभिन्न उपकरणों को नियोजित करना है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या बोल रहा है, अंक, ग्रेड और अन्य साधनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ शिक्षार्थी के प्रदर्शन की निरंतर तुलना करना। तो जो तुलना की बात है तो वो पहले ही आप कर देना कि हमें उनकी तुलना नहीं करनी है। ठीक है, शैक्षणिक सत्र के दौरान निश्चित अंतराल पर औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा आयोजित करनी है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन करता है ये हमारा नहीं बोलता है कि पेपर पेंसिल जो एंड ऑफ द सेशन करना है, इसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, याद रखने और याद करने की उनकी क्षमताओं को मापने के लिए बच्चों को आवधिक परीक्षण करना। ठीक है, तो क्या हमें करना है, हमें जो करना है वो राइट आंसर क्या होगा हमारे लिए? ज्योति बोल रही है ए, माही बोल रही है ए। सतत यानी जो कॉन्टिन्यूअस है और हमें उसमें क्या करना है, बार बार उसको बच्चों को अवलोकन भी करना है और उसका समर्थन भी करना है और जो भी हम नई नई तकनीकों को उपयोग कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, वो फर्स्ट होगा। तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 16 का ए। जो भी हमारा सतत और व्यापक, सतत मतलब जो निरंतर चलता रहता है, व्यापक मतलब जो हम कक्षा में कर रहे हैं और कक्षा के बाहर जो भी हम करते हैं, तरह तरह के हम गेम्स कराते हैं, डिबेट्स कराते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, उन सब चीज़ों का हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब कि छात्रों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसमें करना चाहिए, मास्टरी ओरिएंटेड, फेलियर ओरिएंटेड, फेलियर एक्सेप्टिंग या सेल्फ डिफेंडिंग। तो हमें जो लक्ष्य निर्देशित करने के लिए बच्चों को जो प्रोत्साहित करना, वो किस लिए करना है, महारत उन्मुख करना है। यानी कि मास्टरी किसी चीज में हमको उसको उसके उद्देश्य को टारगेट करना है कि तुमको इसमें अच्छा करना है। विफलता को उन्मुख करना है। फेलियर ओरिएंटेड होना है कि तुम फेल हो जाओ, स्वीकार करने में विफलता है, यानी कि तुम फेल हो रहे हो उसको एक्सेप्ट करो और खुद ही उस चीज से हार मान जाओ, सेल्फ डिफीटिंग होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 17 का दीजिएगा कि छात्रों को डैश लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। किस चीज के लिए करना चाहिए कि मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए, फेलियर ओरिएंटेड होना चाहिए या फेलियर एक्सेप्टिंग होना चाहिए या सेल्फ डिफीटिंग होना चाहिए।
हाँ, शमशेर बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। मीला कुमारी, लखन, माही, हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि हमें मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, महारत उन्मुख, हमने एक जो टारगेट बच्चे का है, जिस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है, अच्छा हो सकता है, उसके लिए हमें उसे प्रोत्साहित करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेश का सिद्धांत है। ठीक है, इसको बताइएगा कि भेदभाव करना, मानकीकृत निर्देश, व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकृति या पृथक्करण और लेबलिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव का क्या होगा? आपका भेदभाव करना होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या सेरिग्रेट करना। सेरिग्रेट तो हमें बिल्कुल नहीं करना, और लेबलिंग भी बच्चों में नहीं करना है। हाँ, ज्योति यादव जी बोल रही हैं क्लास को सभी लाइक करो। हाँ, हम मेरे लिए तो आप लोग अगर लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब क्लास आपको अच्छी लगे। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन यानी समावेश का सिद्धांत, यानी हमें सबको एक साथ लेके चलना है, तो सबके क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए हमें चलना है। तो मानकीकृत निर्देश नहीं करेंगे। हर बच्चा क्या होता है, अलग होता है। सबके लिए हम एक फिक्स्ड जो कहेंगे निर्देश देना, वो सही नहीं होगा। हर बच्चा एक जैसा नहीं सीख सकता है। हर बच्चे में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, और जब हम सबको एक साथ समाहित करके पढ़ाते हैं, तो सबके लिए एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करेंगे। हम बच्चों के अकॉर्डिंग उसके व्यक्तिगत भेदों को देखकर स्वीकृति देते हैं। ठीक है ना, जो समावेश आपको किया गया, ये समावेशी बनाया गया है, जिसमें हर एक बच्चे को लिया गया है। तो वहां पर जो हम क्या करेंगे, भेदभाव तो हमें करना नहीं है। दूसरा कि हम मानकीकृत निर्देश, हर बच्चा के सीखने की क्षमता, तरीका अलग है। हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग है, तो हम सबको एक तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा फंस रहा है। और पृथक्करण हमें नहीं करना है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमको अलग कर दे, तुम खराब हो तो अलग करना। और लेबलिंग भी नहीं करना है कि तुम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हो, तुम बहुत खराब प्रदर्शन करते हो। इस तरह का हमें बिल्कुल क्लासरूम में नहीं करना है। ठीक है, तो समावेश यानी समावेशी शिक्षा की बात हो रही है कि आपको सभी को एक साथ लेके चलना है, तो वहां पर हमें उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्वीकार करके उसके अकॉर्डिंग हमें शिक्षा उन्हें प्रदान करनी है। क्लियर है? हाँ, अभी आपका आंसर सही आने लगा सभी का। 18 का सी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा जिसके पास आंशिक दृष्टि है, यानी कि उसे कम दिखाई देता है, और चाइल्ड हु कैन पार्शियल विजन, यानी जिसको कम दिखाई देता है, वहां पे क्या करना चाहिए, घर आधारित शिक्षा का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी तुम बोल दो कि तुम घर पे ही पढ़ो, एक अलग संस्थान में होना चाहिए, तुम अलग से संस्थान में जाके पढ़ो। समावेशी प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल का हिस्सा बनाना चाहिए। एक नियमित स्कूल में होना चाहिए जिसमें मुकाबला व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। 19 का सभी आंसर करिएगा कि 19 का आंसर क्या होगा, कि एक बच्चा जिसे कम दिखाई देता है उसे हम क्या करेंगे। 18 का सी आ रहा है। 19 का करिएगा सभी आप आंसर। समावेशी शिक्षा में हर इंटेलिजेंट बच्चा भी आएगा, जो कम है उस वो भी आएगा, जो जिनको कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, इन सबको एक साथ लेकर समावेशी शिक्षा बात करती है कि हमको सबको साथ में पढ़ाना है, और सबको इसके डिफरेंसेस को देखते हुए अकॉर्डिंग उसके हमको क्या करना है, स्कूल का हिस्सा बना के जो भी उसके लिए पॉसिबल हो वो सुविधाएं हमें उन्हें उपलब्ध करा के पढ़ाना है क्लासरूम में।
ठीक है? तो जो होगा कि हम उसे घर पे तो कहने के लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे और समावेशी शिक्षा बोलती है कि हमें सभी बच्चों के सामान्य बच्चों के साथ उन्हें शिक्षा देनी है एक सामान्य स्कूल में। तो अलग संस्थान में भी जाने के लिए नहीं कहेंगे, तो ये भी आंसर हमारा गलत होगा और ये भी हमारा आंसर गलत होगा। जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? समावेशी प्रावधानों के साथ नियमित स्कूल का हिस्सा बनाना है। तो जरीन, लखन, आप लोग जो आंसर कर रहे हैं, स्वाति, शाहीन, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि इसका जो सी होगा। और हमें क्या करना है, बच्चों में मुकाबला भी नहीं करवाना है। जो आपको बोलता है कि नियमित स्कूल में मुकाबला व्यवहार को प्रोत्साहित करना है, हमें ये कार्य नहीं करना है क्लासरूम में। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वो क्या होगा? समावेशी प्रावधानों के साथ नियमित स्कूल का हिस्सा बनाना है उन्हें। इस क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा कक्षा में रचनात्मकता का समर्थन करेगी? यानी जो क्रिएटिव बच्चे हैं वो कौन सी बात उसके लिए सही है? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकृति देना, मंथन पर जोर देना, अभिसरण सोच पर जोर देना, असहमति के प्रति सहिष्णुता। यानी जो भी उसकी असहमति होती है उसके प्रति हम एक पॉजिटिव वे में लेंगे, ना कि निगेटिव जाएंगे। ठीक है? तो क्या करेंगे? आपको सही विकल्प में से छांटना है कि पहला दूसरा सही है, दूसरे में पहला तीसरा सही है, या तीसरे में दूसरा चौथा, या चौथे का पहला दूसरा या चौथा सही है। कौन सा सही है अगर बच्चा क्रिएटिव लर्नर है? शमशीर बोल रहे हैं ए। अगर हम बात करें कल्पनाशील, जो क्रिएटिव बच्चे होंगे वो कई तरह के उत्तर देंगे, वो अपने तर्क शक्ति के आधार पे करेंगे। ठीक है? इमेजिनरी कल्पनाशील उत्तरों को हमें स्वीकृति देना है। मंथन पर जोर करना यानी कि एम्फेसिस ऑफ ब्रेनस्टॉर्म, यानी जो भी वो क्वेश्चन सोचते हैं उस पर जोर करेंगे, मंथन करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, ये भी हमें करना है। लेकिन जो एक क्रिएटिव बच्चा होगा वो कंजर्वेटिव थिंकिंग नहीं होगा। ठीक है? अभिसरण चिंतन पर जोर नहीं देना है, हमें क्या करना है? आपको क्रिएटिव थिंकिंग पे करना है, अभी अपसारी चिंतन पर ध्यान देना है। ठीक है? असहमति के प्रति सहिष्णुता, यानी वो किसी चीज पर अगर ऑब्जेक्ट करता है तो उसे हमें पॉजिटिव वे में लेना है, ना कि उसे हम पनिशमेंट करेंगे कि तुम असहमति क्यों प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है? तो जो हमारा एक आंसर होगा ये यही होगा कि कंजर्वेंट थिंकिंग नहीं लेना है, हमें क्या करना है? डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? वो फोर्थ होगा। पहला, दूसरा और तीसरा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है? हम्म, आप सभी का अलग अलग आया है। इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारे डाउट होते हैं कि आप राइट आंसर को चूज करना, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकृति देना है, यानी जो भी वो सोचते हैं उसको हमें स्वीकृत लेना है, उसे एक्सेप्ट करना है। किसी चीज को वो सोच रहे हैं उस पर मंथन करेंगे ही क्रिएटिव थिंकिंग की क्या सही है। ठीक है? अभिसरण नहीं करना है, उन्हें क्या करना है? अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक समस्या के प्रति वो कई तरह से सोचता है, कई तरह से वो अपने चिंतन करता है, कई कई दिशाओं में जाकर वो सोचेगा, कई तरह के उत्तर वहां पे प्रेजेंट करेगा। और किसी चीज से अगर वो असहमत प्रेजेंट करता है, वहां पे क्या होगा? वो चीजों को सहिष्णुता यानी संवेदनशील होगा उस चीज के प्रति। तो इसको भी टीचर को एक्सेप्ट करना है। तो जो राइट आंसर हमारा क्या होगा? वो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ होगा। ठीक है? हाँ, ज्योति यादव बोल रही है अपसारी, ना कि अभिसरण चिंतन या अभिसरण चिंतन जो बोलते हैं। हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना है, ना कि कंजर्वेंट थिंकिंग को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति आपकी कक्षा में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे की मदद करने के लिए समावेश के दर्शन के अनुरूप नहीं है, जो इसे ढूंढ रहा है? समूह की गतिविधियों का सामना करना मुश्किल है, यानी जो ऑप्टिज्म थिंकिंग क्या होते हैं? जो दूसरों की भावना उस तरह से बच्चे पीड़ित है, दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस तरह के बच्चों को क्या करना है हमें क्लासरूम में? किस तरह के फेसेस करते हैं प्रॉब्लम्स को? समूह कार्य के दौरान उपयोग की जाने वाली उपयुक्त दृश्य लिखित सामग्री देना। जिनको क्लासरूम में चीजों को समझने में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चों के लिए हमें किस तरह की रणनीति अपनाना चाहिए? ठीक है? समूह कार्य के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपयुक्त दृश्य और लिखित सामग्री देना,
बच्चे को कम शोर के साथ आराम के माहौल में जोड़े के में काम करने की अनुमति देना, बच्चे को विशेष विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजना, नियमित कक्षा में ही उपचारात्मक शिक्षा का समर्थन मांगना। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि जो इस तरह के बच्चे हैं, उन्हें किन गतिविधियों का सामना करना मुश्किल है, यानी उनके लिए कौन सी चीजें सही नहीं है। स्वाति का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 21 का सी, यानी हमें बच्चे को जो इस तरह के दूसरों के प्रॉब्लम्स को चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हमें उनके लिए क्या करना है, उपयुक्त दृश्य सामग्री भी देंगे, लिखित सामग्री भी देंगे, जिससे वो ईज़िली चीज़ों को समझ सके। बच्चे को कम शोर के साथ कम लोगों को जोड़ के उनको सीखने का माहौल देंगे। नियमित कक्षा में उपचारात्मक शिक्षा का भी समर्थन करेंगे, यानी जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको समझते हुए उसके अकॉर्डिंग उसको हम शिक्षा देंगे, लेकिन हम उसे अलग से विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा कि ये होगा कि उसे अलग से विद्यालय में नहीं भेजना, हमें क्या कराना है कि वो जिस तरह की प्रॉब्लम फेस करता है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे शिक्षा प्रदान करानी है। ठीक है, हाँ लखन, आपका भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, 21 का सी होगा। ज़रीन बोल रही है बी, नहीं, बच्चे को कम शोर के साथ आराम के माहौल में जोड़े में काम करने की अनुमति देना चाहिए। जो बच्चे चीज़ों को समझते हैं, ज़्यादा शोरगुल में नहीं रहना पसंद करते, उन्हें चीज़ें थोड़ी देर से समझ में आती हैं, वो उतनी अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता, तो वहाँ पे हमें उसे क्या करना कि जहाँ पे कम नॉइज़ेज़ हैं और जोड़े में एक जो उसके साथ उसका हेल्प करा सके, उसके साथ काम करने की अनुमति दे सकते हैं, जिसको वो अपने लिए कंफर्टेबल समझता है कि मैं इस बच्चे के साथ या इस अपने फ्रेंड के साथ बैठ के उस कार्य को कर सकता हूँ। ठीक है, उसके कक्षा में जो प्रॉब्लम है वहीं पे उसको सॉल्व करके दूसरे तरीके से बच्चे को समझाना, तो इसका भी, इस बात का भी समर्थन होता है। तो जो नहीं करना है वो हमें क्या करना है कि बच्चे को विशेष विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजना, हमें ये नहीं करना है। ठीक है, आगे समझ में सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को होना चाहिए। तो ये काफी इजी, आप सभी कर सकेंगे। ठीक है, तो बताइएगा, प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, कभी नहीं अनुमति देना या दंडित करना। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए क्लास में? आंसर करिएगा 22 का कि प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को होना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए या दंडित करना चाहिए। तो जहाँ पे शिक्षक की बात हो रही है तो हम वहाँ पे उसे क्या करेंगे, प्रोत्साहित ही करेंगे कि बच्चे प्रश्न पूछे, अपने डाउट्स क्लियर करें, और जितना बच्चे प्रश्न पूछेंगे क्लास उतनी इंटरेक्टिव होगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का आंसर कि इसका 1 होगा। चलिए फिर यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अब ये रीजन और कथन वाले जो आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न आपके सीटेट का अगर ये पैटर्न माने तो ये आपके हमेशा पूछता ही है, कथन वाले प्रश्न। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिएगा कि स्कूल को बच्चों को अपनी आवाज खोजने, उनकी जिज्ञासा का पोषण करने, चीजों को करने, प्रश्न पूछने, संलग्न करने में सक्षम बनाना चाहिए। तो सही बात है कि स्कूल को बच्चों को अपनी आवाज खोजने करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, बजाय कि चर्चा और समूह का कार्य करते रहें। ठीक है, ये सब कराना चाहिए। पाठ्य ज्ञान को पुनः उत्पन्न करने की उनकी क्षमता का निर्माण करने के बजाय, ठीक है, यानी जो चीजें हमने उसको एज इट इज उसको रटवाना नहीं है, हमें क्या करना है, क्लासरूम में बच्चों को आवाज उठाने के लिए, उनकी जिज्ञासा को, जो भी उनकी जिज्ञासा है, उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, हर चीजों में हमें बच्चे को इंक्लूड करना है, ना कि हमें जो चीज पढ़ा एज इट इज उसको तुरंत रिकॉल करा दे, रट्टा मरवा दे, ये हमको नहीं करना है क्लासरूम में। तो बिल्कुल सही बात है। इसका जो कारण दिया गया वो क्या दिया गया, रीजन जो दिया गया कि सीखना अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक है।
तो आपको बताना है कि ये आंसर सही है या गलत है। जो फर्स्ट बोलता है ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो सही स्पष्टीकरण दिया गया है, जो रीजन दिया गया है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, वो सही है। सेकंड दिया कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है, सही नहीं है। तीसरा हमारा क्या है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फिर ए और आर दोनों गलत है। हाँ, तो इसका जो फर्स्ट आंसर होगा वो सही होगा कि ए भी बिल्कुल सही है कि हमें बच्चों को केवल रट्टा नहीं मरवाना है, हमें उन्हें हर वो कार्य करना है जिसमें वो एक्टिव हो। और जो इसका रीजन दिया गया वो भी बिल्कुल सही है कि सीखना एक क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है, और ये हमारे समाज में ही पोषित होती है। तो दोनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, और ए जो आपका कथन दिया गया उसका रीजन बिल्कुल सही बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का। चलिए, हाँ, स्वाति, शाहीन, शमीर, जरीन, हाँ, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी विशेष विषय के भीतर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित करने और प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राफिकल टूल के रूप में जाना जाता है विकल्प को। किसके रूप में करेंगे, चंक्स बनाने को करेंगे, या फिर एडवांस ऑर्गेनाइजर करेंगे, या मेमोनिक्स करेंगे, अवधारणा मानचित्र बनाएंगे। सही आंसर करिएगा आप लोग सभी 24 का। कि विशेष मतलब कोई भी चीज बच्चे को सीखना है, उसको ज्ञान को संबंध व्यवस्थित करना है, तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राफिकल टूल्स का यूज करने के लिए क्या बोलते हैं उसको। टुकड़े में उसको चीजों को पढ़ेगा, अग्रिम आयोजक करेगा, एडवांस ऑर्गेनाइजर करेगा, या मेमोनिक्स बनाएगा, या फिर अवधारणा मानचित्र करेगा, कॉन्सेप्ट मैपिंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी आंसर करेगा कि कोई भी चीज हम जब सीखते हैं उसको व्यवस्थित करते हैं, अगर हम उसको क्या करेंगे, एक ग्राफिकल यानी मानचित्र के रूप में उसको संदर्भित करके उसको एक टूल के रूप में हम लेते हैं और फिर हम समस्या को हल करते हैं, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाता है कि हम उस चीजों की मैपिंग कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवधारणा का मानचित्र बनाना, यानी जो भी हम इमेज अपने ग्राफिकल टूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं कि एक ग्राफ में बना रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को, और उसके बेसिस पे हम समस्या का हल कर रहे हैं। शाहीन ने जो आंसर किया बिल्कुल सही है कि 24 का डी होगा, क्योंकि हम जहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपने अपने भीतरी ज्ञान को और संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए एक टूल बना रहे हैं। जो भी हमको नॉलेज है और जो बाहरी ज्ञान है उसको हम लेकर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, और उसके आधार पे हमने मैपिंग करी, और उसके अनुरूप हम आगे अपनी समस्या को हल कर रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अवधारणा मानचित्र होगा, यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग करेंगे उसकी। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कोई तरह डाउट हो तो आप लोग क्लासरूम में ही पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सब क्लियर हो तो भी बताते चलना, ठीक है। और जो भी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं वो लाइक भी करते चलना। चलो, ठीक है, सभी का आंसर सही आ रहा है। शालिनी बोल रही है टू, टू नहीं होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मैपिंग करना होगा। ठीक है, चलिए 25 में चलते हैं कि उस उदाहरण को चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, यानी जिसमें हमारे आंतरिक प्रेरणा इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन का कार्य करता है, वो कौन सा होगा। पहला क्या है कि रोशनी नाम की जो लड़की है परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए एक कड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% लाने पर या उसके ऊपर लाने पर क्या बोला, कुछ गिफ्ट देने के लिए बोला। ठीक है, प्रेजेंट है प्रोवाइड ना, या नजराना बोलते हैं, रखने का वादा किया था। रूमी जो है अपना होमवर्क पूरा करती ताकि उसके माता पिता उसे टीवी देखने दें। रमा अधिक किताबें पढ़ती है ताकि उसका नाम अपने शिक्षक की प्रशंसा जीतने वाले और पढ़ने वाले सितारों में सबसे पहले हो। ठीक है,
रवि अपने प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न संसाधनों की खोज कर रहा है क्योंकि उन्हें इन नई चीजों को सीखना पसंद है, उसमें रुचि है। तो जो हमारी प्रेरणा होती है वो दो तरह की होती है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है और एक बाह्य प्रेरणा होती है। आंतरिक प्रेरणा जो होती है, जो हमें खुद की अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए उसमें खुशी आनंद प्राप्ति कराती हो, वो हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है। और बाह्य प्रेरणा क्या होती है, जो बाहरी चीजों से इंटरेक्ट होती है, जो किसी रिवॉर्ड के लालच में व्यक्ति करता है, जो हम किस कार्य उस करते हैं कि उसके बदले भी हमें कुछ मिले। और जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, उससे हमें कुछ अंदर अपनी खुद के डिजायर्स पूरे होते हैं, उसको करने से हमें आत्म संतुष्टि होती है, खुद की खुशी होती है, खुद का इंटरेस्ट होता है। वो हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है, जिससे हम प्रभावित होकर किसी कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया, उसमें आंतरिक प्रेरणा कहाँ पे दिख रही है, कि कौन सा बच्चा है जो आंतरिक प्रेरणा से प्रभावित होकर कार्य को कर रहा है। 25 का डी, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, स्वाति और लखन। जारिश ही नहीं होगा कि वो क्लासरूम में स्टार बच्चा बनने के लिए कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी बाहरी रिवॉर्ड को देख के, दूसरे को देखकर वो प्रभावित होकर कार्य करे, ना कि वो खुद के इंटरेस्ट से कि मुझे पढ़ के आगे जाना है, इससे वो इंटरेक्ट नहीं हो रही है, उसमें उसकी कोई आंतरिक प्रेरणा नहीं बल्कि बाह्य प्रेरणा काम कर रही है। और रवि क्या है, वो प्रोजेक्ट कर रहा है क्योंकि उसकी चीजों को अन्वेषण करना, खोजना, नई नई चीजों को जानना, ये उसकी क्यूरियोसिटी है, उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जो उसकी रुचि को दर्शाता है वो उसकी आंतरिक प्रेरणा होती है। जरीन, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी रणनीति छात्रों को चिंता से निपटने में मदद करने में प्रभावी नहीं है। उन्हें प्रभावी और सार्थक सीखने के तरीके सिखाना, यथार्थवादी अल्पकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनकी मदद करना, उनकी चिंतित भावनाओं के स्रोत को पहचानने में उनकी मदद करना, कक्षा में एक दूसरे के साथ छात्र के प्रदर्शन की तुलना करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का सभी आंसर करेगा कि इनमें से कौन सी रणनीति छात्रों को चिंता से निपटने में मदद करने में प्रभावी नहीं है। ठीक है, याद करिएगा, नहीं है। उन्हें प्रभावी और सार्थक सीखने के तरीके सिखाना, यथार्थवादी अकाल्पनिक लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनकी मदद करना, उनकी चिंतित भावनाओं को स्रोत को पहचानने में उनकी मदद करना, और कक्षा में एक दूसरे के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना। हाँ, 26 का डी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि हमें क्या है, चिंता से निपटने में ये प्रभावी तरीका नहीं है, हमें बच्चों की तुलना नहीं करनी है। ठीक है, एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है बच्चों का। बिल्कुल सही आंसर है, ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे नहीं करते हैं, आगे चलते हैं, हमारा टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। ठीक है, और आप सभी अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास ओवर होने के बाद भी आप कमेंट बॉक्स में भी बताते जाइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, ये आपके खुद के असेसमेंट के लिए, आप मुझे मत बताओ, लेकिन आप खुद भी अपना असेसमेंट करना कि आप कितना सही कर पा रहे हो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रचिता एक गणित शिक्षक आवेदन किए जाने वाले सही ऑपरेशन की पहचान करने में अपने छात्रों के द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण करने की कोशिश करती है। कथन योग वह ऐसा करता है, क्यों करता है? उन छात्रों को अलग करे जो दूसरों की तुलना में अधिक त्रुटियां करता है। सजा के रूप में उनसे अधिक प्रश्न पूछेंगे। त्रुटियों को अधिक अभ्यास देकर ठीक करेंगे। त्रुटियों को समझे क्योंकि बच्चों की सोच के लिए एक खिड़की है, या कहेंगे विंडो। हाँ, तो त्रुटियों को समझने क्योंकि बच्चों की सोच के लिए एक खिड़की है, एक दरवाजा है, एक रास्ता है। ठीक है, 27 का सभी आंसर है। रचिता एक गणित शिक्षिका है और आवेदन किए जाने वाले सही ऑपरेशन की पहचान करने में अपने छात्रों द्वारा दी गई त्रुटियों का विश्लेषण करती है। जो बच्चे क्वेश्चन देते हैं उसमें वो त्रुटियों का विश्लेषण करती है और कोशिश करती है, कथन योग है, वह ऐसा क्यों करती है। उन छात्रों को अलग करे जो कि तुलना में, अगर वो त्रुटियों को विश्लेषण करती है, कितने बच्चों ने गलत किया, क्यों किया, क्या किया, तो वो किस लिए करती है। उन छात्रों को अलग करें जो दूसरों की तुलना में अधिक त्रुटियां करते हैं, जो ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं उन्हें हम अलग कर देंगे। सजा के रूप में उनसे अधिक प्रश्न पूछेंगे। त्रुटियों को अधिक अभ्यास देकर ठीक कराएंगे, यानी बार बार तुम रिपीट करो। त्रुटियों को समझे क्योंकि वो बच्चे की सोच के लिए खिड़की है, एक रास्ता है, उसकी त्रुटियों को हम समझेंगे। तो जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, वो डी होगा, जो शमीर बोल रहे हैं 27 का डी। हाँ शाहीन, हाँ सही आंसर है डी होगा।
ठीक है ना। हम उसकी त्रुटियों को समझेंगे और उनकी त्रुटियों को समझ के हम क्या करेंगे, बच्चे के नए रास्ते खोलेंगे, नए तरीकों को समझेंगे कि वो गलती क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर जोर दिया गया है। लर्निंग फॉर एग्जाम्स की परीक्षाओं पे जोर दिया जाता है, रटकर सीखना, अभ्यास और ड्रिलिंग, या वैचारिक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लर्निंग फॉर एग्जाम, रोट लर्निंग, प्रैक्टिस एंड ड्रिल करना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी आंसर करिए। 28 का करिएगा कि लर्निंग फॉर, हमें एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, रट के भी नहीं करना है और हमें बार बार किसी चीज का अभ्यास भी नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हमके उनके उनके वैचारिक समझ को बढ़ाना है, उनके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा वो होगा डी, वैचारिक समझ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बच्चे सबसे सार्थक रूप में सीखते हैं, किस रूप में सीखते हैं। हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 28 का डी होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि बच्चे सबसे सार्थक रूप में कहाँ सीखते हैं। व्याख्यान और प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से, बार बार यांत्रिक अभ्यास द्वारा, जब वे सक्रिय रूप से कार्यों और गतिविधियों में लगे होते हैं, या कार्यों को पूरा करने में हर कदम पर उचित पुरस्कार की पेशकश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 का करिएगा कि बच्चे सबसे सार्थक रूप में कब सीखेंगे। तो व्याख्यान और प्रदर्शन प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से, ये भी गलत है कि हम केवल व्याख्या लेक्चर दे दे और जो भी कर रहे हैं उसके आधार पे वो सीख ले। बार बार यांत्रिक अभ्यास भी हमें नहीं कराना, मैकेनिकल बच्चे कोई यंत्र नहीं है। बच्चे जब सक्रिय रूप से कार्य और गतिविधियों में लगे होंगे तभी वो उस कार्य को सीख पाएंगे और उनका सीखना क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जब वे सक्रिय रूप से कार्यों को करने में लगे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जरीन और शमशीर, आपका जवाब सही आ रहा है 29 का। नहीं, आपने ए बोला है। स्वाति और जरीन, आपका आंसर सही है। लखन, आपने जो आंसर किया सही है। शाहीन, हाँ 29 का सी बिल्कुल सही है। 30 का करिएगा कि छात्रों को उपयुक्त सामग्रियों की एक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करना है और उनके सीखने को स्वयं निर्देशित करने की गुंजाइश को बढ़ावा देने का एक तरीका है। क्या है, रटकर सीखना, प्रतिस्पर्धी सीखना, खोज सीखना, या शिक्षा के माध्यम से सीखना। यानी बच्चों की जो श्रृंखला सीखने की श्रृंखला जो बनानी है वो किस लाइफ टाइम तक याद नहीं रहती हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा भी बच्चों में नहीं कराना, शिक्षा के माध्यम से खोजना, ज्ञान के माध्यम से खोजना, कुछ हद तक हम सही कह सकते हैं। बट जो चीजें वो खुद को खोज के करेगा, स्वयं निर्देशित करने की गुंजाइश, तो खुद को बढ़ावा देना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ाना है कि वो खुद को खोज के चीजें को करे। तो वहां पे हमें क्या करना है, डिस्कवरी लर्निंग करानी है उन्हें, यानी खोज कर सीखना करना है। बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। तो कैसा लगा आज का आप सबको सेशन, कैसा लगा, क्वेश्चंस कितने आप लोग के सही हैं। तो ये आपका 20 दिसंबर का पेपर था जो मैंने कराया था, 20 दिसंबर 2021 का ऑनलाइन पेपर था ये आपका। तो जितने बच्चे सही कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सभी आप सही करो, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्वाइन होइए क्लासेस में और उसको करिए। और जो बच्चे टाइम से नहीं भी देख पा रहे हैं वो बाद में भी देखें, और जो लोग बाद में मेरी क्लासेस देखते हैं वो लोग भी, अगर मेरी सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, शाहीन का 27, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शाहीन, आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। थैंक यू जरीन। चलिए, आज मेरा टाइम बहुत हो चुका है। मैं चाहती हूँ रोज की 1 आवर में आप लोग को कंप्लीट करा दूं, पर हो नहीं पाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे आप लोग को क्लियर कराना है। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, आपको समझाना भी मेरा टारगेट है कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो बच्चे अभी क्लास में नए हैं, जो ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, वो फिलअप फॉर्म को, ऐप को डाउनलोड करिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जाइए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिए, वहां से आपको नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, और ये नोट्स को कैसे करना है, आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉलिंग करेंगे, वहां पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा नोट्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू जरीन। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कुछ बोलते हैं, मेरे लिए आपका जो एक एक वर्ड है वही बहुत
इम्पोर्टेंट रखता है, बाकी और कोई चीज़ मेरे लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। आप लोग को पढ़ाई आप लोग की सब अच्छे से चलती रहे, ये मेरे लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरी क्लास अच्छी लगे तो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड रेगुलर आप लोग ज्वाइन होइए, क्योंकि अभी जो सेशन चलेगा हमारा एमसीक्यू चलेगा, सारे पेपर्स इंपॉर्टेंस हैं, और जितना आप सॉल्व करोगे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है?